सो हेलो एवरीवन। आज अपन बीटीएस का जो मॉक 9 हुआ है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें अपन मैथमेटिक्स के जितने भी 25 क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मतलब तरीका क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, एग्ज़ाम में मतलब अपन को कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है, या फिर मतलब उसमें अपन कौन सा मेथड लगा के उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ताकि टाइम सेव हो अपना। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसमें 4 स्टॉक हैं। यानी कि ये पूरा एक स्टॉक है, इसमें 4 अलग अलग मतलब पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं। ये बोल रहा है कि स्टॉक ए जो है वो पोर्टफोलियो का 20% है, यानी ये वाला हिस्सा 20% है पूरे स्टॉक का, और ये अपन को 9% का रिटर्न देता है। फिर ये जो बोल रहा है बी पोर्टफोलियो है वो 30% है और ये 11% रिटर्न देता है। फिर स्टॉक सी जो है वो 20% है पूरे पोर्टफोलियो का और 6% रिटर्न के साथ में है। और डी पोर्टफोलियो है जो 30% है, 30% है, ये 30 लिखा है, और इसका रिटर्न 8% नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है इसका 8%। ये इसने पता नहीं हिंदी में कैसे मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, नेगेटिव 8 रिटर्न था ये, तो -8% है। तो ये बोल रहा है कि पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या होगा। औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम ऑफ डेविएशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस। तो सम निकाल लेते हैं। तो देखो ये 20% है पोर्टफोलियो और 9 का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 20 इंटू 9 आ जाएगा, तो 20 इंटू 9 लिख दिया। प्लस में अगला 30 इंटू 11 का दे रहा है, उससे अगला 20 इंटू 6 का दे रहा है। ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो होगा तो एड ही, लेकिन माइनस यानी नेगेटिव की वजह से साइन माइनस का आ जाएगा। तो 30 इंटू 8 बटे में अब टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस आएगा। तो देखो ये तो प्रॉफिट हो रहा है कितना या लॉस हो रहा है वो है, नंबर क्या है? नंबर ये है ना कि कितना था वो, मतलब रेशियो कितना था इसका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30, यानी ये तो 100 ही है बेसिकली, क्योंकि 100% ही तो टोटल होगा पूरा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। बेसिक से कैलकुलेशन है, 180 प्लस 330 हो जाएगा, 20 गुना 6 करेंगे 120 आएगा, और माइनस ये 240 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, ये तो 100 है ही। ठीक है, ये दोनों तो बन गए 300 और ये 630 बन गया। तो 630 में से तो 240 घटाना है, बटे 100 करना है, 0 आ गया। 13 में से 4 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 3 बटे 100, 0 से 0 कट गया। 3.9 अपना आंसर आ जाएगा। 3.9 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा एवरेज का क्वेश्चन था कि अपन को सिर्फ एवरेज निकालने का था, सारा डेटा दे रखा था, इजीली अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि एक फार्मर है, किसान है, जो 2 तरह के उर्वरक मिलाता है। पहले प्रकार में 30% नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की बात कर रहा है, और दूसरे प्रकार में 45% नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किसान को प्रत्येक प्रकार के कितने किलोग्राम उर्वरक मिलाने चाहिए ताकि 100 किलोग्राम मिश्रण में 36% नाइट्रोजन हो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन क्या लगाते हैं, मिक्सर एलिगेशन वाला टाइप हो गया ये, यानी कि 36% इवेंचुअली होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, ये 36% एक वैल्यू से बड़ी होती है और एक वैल्यू से छोटी होती है, इन दोनों के बीच में होती है ये। तो देखो 36 में से 30 जाएगा तो यहाँ 6 लिखेंगे, 45 में से 36 जाएगा तो यहाँ 9 लिखेंगे। यानी कि ये जो फर्स्ट टाइप है और सेकंड टाइप है, इनको 9:6 में ये मिलाएगा। अगर इसको मैं 3 से कैंसिल करूंगा तो ये तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, मतलब 3:2 में फर्स्ट और सेकंड को मिलाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि उसको कितना मिक्स करना है, केजी में पूछ रहा है वो, क्योंकि सारे ऑप्शंस देखो ऐसे दे रखे हैं। तो 100 केजी के अंदर अपन वैल्यू निकालेंगे। मैंने पहले वाले पेपर्स के अंदर भी एक फॉर्मूला बताया था आपको कि वैल्यू बटा किसकी और गुणा चाहिए जिसके अपना फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे लगेगा ये कि भाई 100 वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये टोटल की है, यानी 5 की वैल्यू है। अब अगर मेरे को फर्स्ट टाइप का उर्वरक निकालना है तो 3 से गुणा कर दूंगा, अगर सेकंड टाइप का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो वो बात की बात है। पहले मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 आ रहा है, अगर 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा पहला उर्वरक, और 2 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा दूसरा उर्वरक। तो देखो इसने क्या बोला था वैसे भी कि 100 होना चाहिए, 100 हो रहा है बिल्कुल अपना, और ऐसा दे कौन से रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट गो में होने लायक क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अपन चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है कि ओ एक सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ये अपन ने सर्कल बना लिया, इसका ये ओ सेंटर है। ये बोल रहे हैं ए बी और सी डी दो पैरेलल कोड हैं सेम साइड ऑफ रेडियस के। देखो हर एक लाइन का मतलब हर एक वर्ड पढ़ना है, उससे जो भी निकल रहा है वो साथ साथ में करते हुए चलना है। तो ए बी और सी डी दो कोड बनानी है, पता नहीं है छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, तो वो बाद की बात है। दो कोड बना ली, लेकिन सेम साइड ऑफ रेडियस थी तो मैंने सेम साइड ऑफ रेडियस बना दिया।
अभी बोल रहा है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। आते हैं अपन इस चीज पे, लेकिन देखो ए बी 14 है, सी डी 48 है, तो जितना सेंटर के पास में कोई रेडियस होगी उतना उसकी जो साइज है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो अपनी बिगेस्ट कोड होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, वो डायमीटर होता है। तो ये मतलब जितना पास आते जाते हैं सेंटर के उतनी बड़ी होती जाती है, यानी कि इसकी लेंथ 48 हो जाएगी, यानी ये सी डी हो जाएगी, और जो छोटी वाली है उसकी लेंथ 14 हो जाएगी, जो ए बी थी। ठीक है, अब आगे फर्दर क्या बोला इसने क्वेश्चन के अंदर, कि इसने बोला है कि पी क्यू की लेंथ 17 है। पी क्यू क्या क्या थे, कि भाई ओपी तो परपेंडिकुलर थी ए बी पे, यानी यहाँ पी पॉइंट है, और ओ क्यू परपेंडिकुलर था सी डी के, और इसने पी क्यू की लेंथ दे रखी है अपन को 17, पी क्यू की यहां से लेके यहां तक की। तो ये पूछ रहा है कि देन द ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, यानी कि जो ये व्यास का दुगना पूछ रहा है अपन से, वृत्त के व्यास का दुगना। तो पहले तो अपन रेडियस निकालेंगे, रेडियस का दुगना करते हैं तो डायमीटर आ जाता है, फिर डायमीटर का दुगना इसने अपन से आंसर पूछा है, तो ये बाद की बात है। पहले अपन निकाले तो सही रेडियस क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये अगर इसको यहाँ पे अपन ज्वाइन करवा दें, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन करके ये रेडियस आ गई मेरी, और अगर मैं नीचे वाले में भी ज्वाइन करवाऊंगा तो ये भी रेडियस आ गई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ध्यान से देखना, एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कोड के ऊपर अगर अपन, ये होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक सर्कल है, उसमें कोई भी अपन ने कोड ड्रॉ करी है, और अगर सेंटर से अपन उस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होती है, और इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये जो 14 टोटल लेंथ थी उसमें से 7 यहाँ आ जाएगी और 7 यहाँ आ जाएगी। सही बात है, 48 में से 12 यहाँ आ जाएगी और 12 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, अपन इसको मैं व्हाइट कलर से देखना मार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल पे फोकस करना आप, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल पे फोकस करना। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, यानी कि हाइपोटेनियस है जो मेरी वो आर हो जाएगी, यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में ये वाली साइड का स्क्वायर आएगा, यानी 17 प्लस एक्स, इसको अपन x मान लेते हैं, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 17 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन देखो इस तरीके से क्या करेंगे, जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा चला जाएगा, क्योंकि फिर अपन को इस नीचे वाले ट्रायंगल में सेम हाइपोटेनियस वाली थ्योरम, यानी अपन को लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वहां से r निकालना पड़ेगा। इतना नहीं करना है। एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल था मेरा ऊपर वाला, जिसमें ये O था, ये P था, ये A था, इसमें ये 7 दे रखा है, ये मेरी परपेंडिकुलर है। एक बात बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसी मेथड से करना है। ये बेसिक तो मैंने बता दिया ऐसे सोल्व होगा, लेकिन फर्स्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे एग्जाम में, कि ये हाइपोटेनियस है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब 7 से याद करो ट्रिपलेट कौन सा होता है अपना, तो 7 से ट्रिपलेट होता है कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। क्यों, कैसे होता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 625 आ जाता है, जो 25 का स्क्वायर होता है अपना। यानी कि अगर ये वाली लेंथ अपनी 7 है, तो 100% श्योर है कि ये लेंथ 24 होगी, और ये अपनी जो ये हाइपोटेनियस है ये 25 होगी। अब अपन को तो देखो रेडियस निकालनी थी, क्योंकि रेडियस का ही काम था अपन को। एक बार अगर अपन इस चीज को वेरीफाई भी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कि नीचे एक मेरे पास छोटा ट्रायंगल भी था, उस छोटे ट्रायंगल में ये वाली लेंथ 12 थी, और अगर अपन इसके अंदर सिंप्लीफाई कर रहे थे फर्दर, 12 नहीं थी, 48 का आधा 24 थी, 48 पूरी दे रखी थी, उसका आधा 24 होगी, यानी ये 24 दे रखी थी। तो फिर वही बात, 24 से कौन सी अपनी ट्रिपलेट होता है, 24, 7 और 25 का। तो इसमें एक वजह 24 और 7 आ रही है, उसमें भी एक वजह 24 और 7 आ रही है, तो बिल्कुल अपना वेरीफाई हो रहा है। और एक चीज बताओ कि अगर देखो ये वाली लेंथ 7 आएगी और ये वाली 17 दे रखी थी, तो टोटल चॉइस आ रही थी ना अपनी, जो अपन ने पहले चॉइस निकाली थी, यानी सब वेरीफाई कर रहा है मतलब अपना, यानी कि ट्रिपलेट अपना ये बन गया। और जिसमें रेडियस अपनी क्या थी, हाइपोटेनियस थी, यानी रेडियस 25 आ जाएगी। अगर रेडियस 25 आई है तो 25 का दुगना करेंगे अपन, तो डायमीटर आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। लेकिन डायमीटर का भी दुगना करना है, मतलब 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 जो है वो अपना सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बेसिक से जाना चाहो तो बेसिक से जा सकते हो, लेकिन टाइम सेव करना है तो अपन ये ट्रिपलेट याद रखेंगे, ट्रिपलेट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पे आपको एक बार कंफ्यूजन लग रहा है, तो अपन एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे ये जो मैंने क्या किया है इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे फोकस करो कि ये एक सर्कल दे रखा था, इस सर्कल के अंदर ये अपना सेंटर था, यहाँ पे एक अपन को जीवा दे रखी थी, एक जीवा यहाँ पे है। अगर अपन क्या करें, इसको यहाँ पे ज्वाइन करवा दें तो ये रेडियस बन जाएगी, ये भी रेडियस बन जाएगी,
और ये अपन को लेंथ इतनी लेंथ दे रखी थी, ये वाली लेंथ को अपन ने कुछ मान लिया था, वो बाद की बात है। मेरे को ये बताओ कि ऊपर वाली जो थी वो टोटल 14 थी, यानी कि सिर्फ इतनी 7 बन जाएगी, बिल्कुल। अब अगर मैं आगे देखूं तो ये नीचे वाली जो टोटल थी ये कितनी थी 48, यानी कि ये इतनी 24 बन जाएगी। यानी कि मेरे पास में एक ट्राइंगल तो ऐसा है जिसमें एक भुजा 7 है और ये हाइपोटेनियस बसती है। फिर एक ट्राइंगल छोटा है जिसमें ये भुजा 24 है और ये हाइपोटेनियस बसती है। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है कि 7 और 24 अपने सेम ट्रिपलेट कौन से में आते हैं? 7, 24 और 25 में आते हैं, बिल्कुल। तो ये अगर 7 है तो यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। ये 24 है मतलब ये 7 आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी। अब देखो ये 24 मतलब ये पूरी 24 आई है, जिसमें से अगर मैं नीचे वाली निकालता हूँ तो 7 आएगी और ये 14 आ जाएगी। सॉरी ये कितनी आ जाएगी? ये अगर नीचे वाली 7 है तो ऊपर वाली, लेकिन ऊपर वाली अपन को कितनी दे रखी थी? क्वेश्चन में दे भी रखी थी। देखो पिछली स्लाइड के अंदर कितनी दे रखी थी ये? 17 दे रखी थी। यानी कि 17 और 7 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 24 भी आ रहा है, यानी मेरा वेरीफाई भी हो रहा है, बिल्कुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन हर बार ट्रिपलेट से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अपने लिए आसान बन जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट 4th नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू पूछ रहा है अपन से, कौन सी होगी इनमें से? कैसे सोल्व करेंगे? देखो, बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है इसके अंदर तो, कि 88 डिवाइड 8 बोर्ड मास के हिसाब से BODMAS, यानी पहले डिवीजन ही सोल्व होगा मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो 88 अपॉन 8 इंटू क्या आ जाएगा? माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 7 5 जा 35 और प्लस में के का स्क्वायर और इज इक्वल टू आ गया 1। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 11 के माइनस 9 आ जाएगा अपॉन में 36 माइनस 35 1 बन गया प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा 11 के माइनस 9 बराबर में, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस के का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, इसको तो अपन यही रख लेते हैं, ये इधर ले आते हैं, तो के स्क्वायर माइनस 11 के आ गया और इज इक्वल टू में क्या बनेगा? ये उधर भेजेंगे तो माइनस 9 तो है, माइनस 1 और यानी माइनस 10 बन जाएगा। अगर अपन यहाँ से के को कॉमन ले लें तो के माइनस 11 आएगा बराबर माइनस 10। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ये कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। अपन फॉर्मूले ये जो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखो 5 अगर मैं पुट करता हूं तो 5 इंटू 5 माइनस 11 तो माइनस 6 होता है, तो यहाँ तो 30 आ रहा है, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 11 यानी 24 आ रहा है, ये भी नहीं करेगा। ये कर जाएगा कैसे? देखो 10 रखा मैंने, फिर 10 माइनस 11 यानी -1, तो इधर भी -10 इधर भी -10, एक रखने पे भी कर जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो एकदम से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन थी। 5th नंबर के क्वेश्चन पे स्विच ऑन करते हैं। क्या दे रखा है कि हाउ मेनी ईयर्स, यानी ईयर्स कैलकुलेट करवा रहे हैं, विल इट टेक फॉर 9200 टू अमाउंट। अमाउंट ये कितना बनने में, इतना बनने में कितना टाइम लगाएंगे, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये बोल रहा है अमाउंट टू, यानी अमाउंट अपन को देखा है 14168। सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को 9% दे रखी है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो सबसे अपना इजी टाइप है ये तो वो है। फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा 14168, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 9200 आ जाएगी और प्लस में क्या आएगा? 9200 इंटू रेट अपनी 9 है, टाइम अपन को फाइंड करना है अपॉन 100। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 8 6 और 141 में से 92 जाएगा तो 41 और 8 यानी 4968 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 9200 इंटू 9 इंटू टी और अपॉन में 100। बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन आ गई है, अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैसे करेंगे? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और अब ये जो है ये 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 से कैसे कटेगा ये कैसे चेक किया कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो क्या 9 तो हो गई, फिर 8 और 6 14, 14 और 4 18, यानी बिल्कुल 9 से डिवाइड हो रही है। तो कैसे काटेंगे? 9 5 जा 45, फिर 46 बचेगा, फिर 9 5 जा 45, फिर 18 बचेगा, यानी 9 दूनी 18। तो क्या आ गया? 552 बराबर 92 गुना टी। देखो 92 से ये 6 बार कट रहा है और ये कैसे पता लगा? ये आप फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए। कैसे? कि 2 है लास्ट में, 2 को मैं ऐसे क्या संख्या से गुणा करूं कि फिर से यूनिट डिजिट 2 आ जाए। तो मैंने पता चल गया कि 92 को 6 से गुणा करने पे आता है और अपन ने ये जल्दी से गुणा करके देख लिया तो 55 ही, मतलब 552 ही आ रहा है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स आ गया। टाइम ही अपन को फाइंड करना था जो सी ऑप्शन में दे रखा है, यानी ये बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ये भी काफी इजी और फर्स्ट गो में होने लायक क्वेश्चन था।
ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है अपन को कि इसमें दे रखा है कि सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को और इनमें से ऑप्शन बताना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में है ना काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये दे रखा है 3x माइनस 17 माइनस 2y। तो क्या करते हैं देखो, भाई एक बात बताओ कि इसको इसके साथ में एक-एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, उसमें टर्म्स को काटना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर आंसर बताना पड़ेगा, इतना नहीं करेंगे अपन। एक चीज़ बताओ, इसमें दूसरा तरीका होता है सॉल्व करने के लिए कि अगर मैं ऐसा करूँ कि 3x को देखूं तो यहां भी 3x लिखा है प्लस का, यहां 17 प्लस का है लेकिन यहां माइनस का है, यहां 2y माइनस का है, यहां भी 2y माइनस का है, मतलब सेम टर्म्स कौन सी हैं उनको मैं क्लब कर लेता हूं एक साथ में। यानी कि 3x माइनस 2y को मैंने एक साथ लिख दिया बस, और प्लस 17 को अलग कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस इनकी जगह इंटरचेंज करी है। ऐसा ही मैं इसमें कर रहा हूं, 3x माइनस 2y को एक साथ लिख दिया, माइनस 17 को एक साथ लिख दिया। अब देखो अगर मैं क्या करूं, मैं इस चीज को a मान लूं, इसको b मान लूं, तो a प्लस बी बन गया। यही चीज इधर a है, ये चीज b है, इधर a माइनस बी बन गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y का स्क्वायर आएगा, यानी होल स्क्वायर आएगा, माइनस में b का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे अपन, तो देखो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर और माइनस में 3 दूनी 6 दूनी 12xy और माइनस में 17 का स्क्वायर 289 आ गया। तो 9x स्क्वायर तो सभी ऑप्शन में है, फिर प्लस का 4y स्क्वायर आना चाहिए, प्लस का 4y स्क्वायर इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब थर्ड ऑप्शन अभी तक कट गया है। फिर माइनस का 12xy आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी कट गया, ये दो में है। फिर माइनस का 289 आना चाहिए, यानी ये भी कट गया। डी ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत ईजी था, बस करना क्या है, इसको ऐसे क्लब करना है कि सेम टर्म्स एक पास रह जाए, सेम टर्म एक तरफ रह जाए, ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन बना सकें इजिली। काफी इजी था। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रुप है 45 स्टूडेंट का जो टेस्ट में बैठे हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट 45 है। ये बोल रहा है एवरेज स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट इज 46, यानी कि A1 से लेके A25 तक जो बच्चे हैं उनका एवरेज 46 है। और जो बचे हुए बच्चे हैं, कितने बच्चे बच गए, 45 टोटल थे, 25 यहाँ बच्चे आ गए, यानी 20 बच्चे और बच गए। मतलब A26 से लेके A45 तक ये 20 बच्चे हैं, इनका एवरेज 72 दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप का, मतलब पूरे 45 बच्चों का एवरेज क्या है। कैसे निकालेंगे अपन, देखो या तो आप बेसिक से चले जाओ, लेकिन मतलब इसमें तो बेसिक से भी जा सकते हैं अपन कि पहले 25 बच्चों का टोटल अगर मैं वेट निकालूंगा तो क्या आएगा, 25 गुना 46। अगले 20 बच्चों का टोटल अगर निकालूंगा मैं तो 20 इंटू 72, मार्क्स की बात कर रहे हैं। और नीचे क्या आता है, सम, मतलब ऊपर लिख दिया और नंबर ऑफ डेविएशन नीचे आता है, तो नंबर कितना है क्वेश्चन में भी दे रखा है, बाकी ऐड भी करके 45 निकाल सकते हैं। ये सोल्व करना है अपन को, बेसिक से कैलकुलेशन है। या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप डायरेक्टली कट कर लो, दोनों में से कोई सी भी चीज कर सकते हो। तो अपन एक बार डायरेक्टली कट करके देख लेते हैं, क्या पता आसान बन जाए। 5 से काटा 9 बार, तो 5 से अब दोनों तरफ कटेगा चीजें, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो 5 से यहाँ 5 बार कटेगा और 5 से यहाँ 4 बार कटेगा। अब गुणा करना थोड़ा आसान बन गया है। ये गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 21 22 23 आ गया। और 5 से गुणा अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो 46 का डायरेक्टली आधा करके और उसके आगे एक जीरो लगा दो। 72 गुणा 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौका 28 आ गया, बटे 9 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 3 11 आएगा, 518 बटे 9 आ जाएगा। 518 बटे 9 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये भाग कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बार जाएगा, यानी ये ऑप्शन तो कट गया। आगे सोल्व कर लेते हैं, बचेगा कितना, 6 बचेगा। 68 के लिए 7 बार भाग जाएगा, यानी 57 पॉइंट कुछ आएगा। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आज का पेपर काफी इजी है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो फर्स्ट को में होने वाले हैं, या फिर बेसिक बेसिक फॉर्मूले उनमें लग रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक टेबल है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं 100 में से आउट ऑफ 100 है ये सारे मार्क्स हर सब्जेक्ट के। 5 स्टूडेंट्स हैं अपने पास में, नकुल, रोहन, अमित, कुलदीप और विशाल। तो ये बोल रहा है कि हु ऑब्टेन्ड 73% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। देखो आप एक बात बताओ कि आप है ना इन सभी के मार्क्स को, मतलब जैसे नकुल के मैं पहले सारे मार्क्स जोड़ूंगा, तो एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो टोटल एक्स आ गया, फिर अगर परसेंटेज निकालना है तो अपॉन 500 करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करेंगे, कि मतलब एक्स मार्क्स आए हैं 500 में से और गुणा 100% के लिए। फिर मैं चेक करूंगा कि ये कितना आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि 73% आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना हार्ड या फिर इतना लॉन्ग कैलकुलेशन करने के बजाय आप ये करिए कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं, सारे 100 नंबर के हैं, यानी टोटल 500 मार्क्स का मेरा एग्जाम हो गया।
इसमें से मेरे को सिर्फ 73% मार्क्स ही तो लेके आने हैं। तो अगर मैं 73% निकाल लूँ 500 का, तो वो कितना आ रहा है? 5 तिये 15, 7 पंजे 35 और 1 36। तो मैं बस इतना देख लेता हूँ कि इनमें से कौन से का टोटल 365 हो रहा है। तो टोटल करना आसान है। सभी के परसेंटेज निकालने की बजाय परसेंटेज में गुणा करना है, भाग करना है, कितनी कैलकुलेशन करनी है। टोटल करना तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो देखो एक चीज हो रहा है, टोटल में भी काफी सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे अपने। कैसे कट होंगे देखना। 5, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड कर रहा हूँ। 5 और 5 10 और 5 15। 15 आ रहा है, एक बार के लिए 5 लिख लेते हैं, फिर एक कैरी लगी। 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22 और 8 20, 20 और 9 29, 295 आ गया। नकुल तो नहीं आएगा, यानी नकुल वाला ऑप्शन कट गया। अब देखना 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, लास्ट में 0 आ गया। अरे 0 कैसे आएगा? लास्ट में तो 5 आना चाहिए, यानी रोहन भी कट गया, तो रोहन भी कट गया। यानी कुलदीप और विशाल में से कोई आएगा। तो अमित के कैलकुलेट ही नहीं करने हैं क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब बस कुलदीप और विशाल का बचा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25 का 5, 2 कैरी लगी है। 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36। हाँ 365 कुलदीप का आ रहा है, तो अभी तक कुलदीप का आ गया है। अब विशाल का और चेक करना है, क्या पता लास्ट वाला ऑप्शन हो जाए। तो देखो क्या आएगा, 5 और 5 10 और 5 15, एक कैरी लगी है अपनी। तो 5 और 1 कैरी वाली 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 335। यानी विशाल नहीं आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से अपन ने किया। अगर आप परसेंटेज निकाल के सबका परसेंटेज कैलकुलेट करते कितना टाइम लग जाता? अभी मैंने नंबर निकाल लिए, नंबर सबके ऐड करना बहुत आसान था, पता लग गया अपन को। ठीक है, 9th क्वेश्चन के नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि जय और राकेश हैं, ये गुड्स बाय करते हैं 1500 और 2500 रुपए रिस्पेक्टिवली में। यानी कि कॉस्ट प्राइस है इनके लिए 1500 और 2500 रुपए। ठीक है, फर्दर इसने क्या दे रखा है कि जय ने तो अपने गुड्स को y% ज्यादा से मार्क किया है और राकेश ने अपने गुड्स को 2y% ज्यादा से मार्क किया और फिर डिस्काउंट दे दिया y% का, यानी सक्सेसिव बन गया ये। ठीक है, इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी कि ऐसा करने पे जो भी इनका प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है, तो y की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे अपन करेंगे ना कि अगर अपन 1500 के ऊपर पहले मैं y% का ऐड कर दूं, यानी कि y% का प्रॉफिट करवा दूं, फिर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो ये बेसिक से हो जाएगा और बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। स्क्वायर वगैरह के टर्म आ जाएंगे, कैलकुलेट करना आसान हार्ड हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। उसकी बजाय एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि ऐसे मान लो कि एक कोई ए इंसान है जो 300 रुपए में गुड्स खरीद रहा है, एक कोई बी इंसान है जो 400 रुपए में गुड्स खरीद रहा है। बहुत आसान है, छोटा सा कंसेप्ट है, समझना आप। आपका पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर अपन क्या करें कि इस चीज के ऊपर अपन 20% का प्रॉफिट दें या फिर छूट दें, कुछ भी दें, प्रॉफिट मान लेते हैं अपन एक बार के लिए, तो 300 का 20% कितना आ जाएगा? 60 आएगा। ठीक है, अगर 400 के ऊपर अपन क्या करें, 15% का प्रॉफिट दे दें, तो ये भी 60 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया मैंने कि 400 गुणा 15 और बटे 100 कर दिया, तो 60 का प्रॉफिट आया है। ठीक है, दोनों जगह प्रॉफिट बराबर है। अपने क्वेश्चन में भी इसने ये बोला था कि दोनों सेम प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, जिस चीज के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया है कि यहां पे जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी उनका रेशियो बताओ क्या होगा, तो 300 बटे 400, यानी रेशियो क्या होगा? 3:4। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इन्होंने जो मेरे को प्रॉफिट बनाने के लिए वैल्यूज डेटा दे रखा था उसका रेशियो निकालो, 20% और 15%। इसको अगर मैं 5 से काटूंगा तो 4 और 3 आएगा। देखो दोनों रेशियो में क्या दिख रहा है आपको? दोनों रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी अपन को क्या पता चला कि जो भी अपनी सीआई, यानी कि सॉरी, जो भी अपना सीपी होता है, उस सीपी का जो रेशियो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट का रेशियो। यही कंसेप्ट अपन अपने क्वेश्चन में काम में लेंगे कि देखो जैसे इसने क्या दे रखा है, इसने ये बोला है कि इसने तो y% से अपने गुड्स को मार्क किया, वो बात की बात है। पहले वाले का सीपी 1500, दूसरे वाले का 2500। इनका रेशियो कितना आया? 3 और 5 आया इनका रेशियो। यानी कि सीपी का अगर रेशियो ये है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा अपना? ये होगा 5:3। उल्टा कर दिया मैंने। अब ये बराबर होगा किस चीज के? जो अपन अब लिखेंगे कि जय ने तो अपने गुड्स को y% से मार्क किया है, यानी कि y आएगा नीचे। अब परसेंटेज वगैरह का रोल हट गया, वो मैंने समझा दिया पीछे आपको। राकेश ने अपने गुड्स को पहले तो 2y% से मार्क किया ऊपर,
और फिर y% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो सक्सेसिव के लिए मतलब फॉर्मूला क्या होता है अपना, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 होता है अपना फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा 2y माइनस वाई, क्योंकि डिस्काउंट दिया है y का यानी माइनस वाई आएगा। फिर माइनस के अंदर भाई देखो मैं पूरा लिख देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या आएगा, पहले 2y आएगा, फिर प्लस में माइनस वाई आएगा, फिर प्लस में 2y इंटू माइनस वाई अपॉन 100 आएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो देखो 2y में से y जाएगा तो y आ जाएगा, फिर यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा ये वाला, और 2 से 100 तो 50 बार कट जाएगा और y स्क्वायर बटे 50 आ जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा मेरे लिए आसान बन गया है, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे होगा देखो, ये क्या आ जाएगा, 5/3 एज इट इज आ जाएगा बराबर में y और बटे, मैं इसका एलसीएम लेके लिख लेता हूँ, तो बटे तो 50 आ जाएगा, यहाँ आ गया 50y और माइनस में आ गया y का स्क्वायर। ये 50 को हटा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 5 से 50 कट गया 10 बार, और ये अब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50y माइनस वाई स्क्वायर, और ये 3 इसके साथ आके गुणा हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 यानी 30y आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वाई स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ, और 30 उधर आके घटेगा तो 20y आ जाएगा। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, 20y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, y से एक y कट गया, y की वैल्यू आ गई 20, यानी कि जो ये सेम प्रॉफिट बनाते हैं तो y की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा अपन ने इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा। अब अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो बहुत बेहतर, आपके लिए रिवीजन हो गया। अगर नहीं आता है तो आप ये बस नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर ये वाला क्वेश्चन, ताकि आगे जाके जब आपको रिवीजन करो तो उस टाइम पे दिक्कत ना आए और डायरेक्टली आपको पता लग जाए कि किस तरीके से अपन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे। इसने बोला है कि एक डिवीजन की प्रॉब्लम है, उसमें डिविजन 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का और 2 टाइम्स है रिमाइंडर का, और रिमाइंडर 32 है, तो डिविडेंड पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, आप मेरे को एक बात बताओ। अपन ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, और प्लस में क्या आ जाता है रिमाइंडर। ये अपनी रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो इसके अंदर अगर अपन वैल्यूज पुट कर दें डायरेक्टली, इसने क्या बोला है कि डिविजर जो है वो 4 गुना है क्वोशिएंट का। अगर मैं क्वोशिएंट को x मान लेता हूं, तो डिविजर इसने बोला है 4 गुना है यानी 4x है, ठीक है। और 2 टाइम्स है रिमाइंडर का, यानी कि ये डिविजर ही की बात कर रहा है कि दुगना है, ठीक है, यानी शेष का दुगना है, यानी शेष फल का दुगना है। यानी कि अगर ये 2x होगा जब ही तो ये दुगना बन पाएगा इसका, कोई बात नहीं। ये बोल रहा है कि रिमाइंडर अगर 32 है तो डिविडेंड बताओ, यानी कि 2x की वैल्यू 32 दे रखी है इसने, यानी x की वैल्यू 16 दे रखी है इसने। अगर x की वैल्यू 16 है तो ये तो 32 आ ही गया, ये 16 आ गया, यहाँ 16 रखेंगे तो 16 गुना 4 64 आ जाएगा। तो इसने अपन से डिविडेंड पूछा है तो डिविडेंड निकाल देंगे इजीली अपन। डिविडेंड कैसे निकलेगा कि 64 गुना 16 प्लस 32, ठीक है। 64 गुना 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 कैरी 16 छिंग 96 और 6 102, यानी 1024 में 32 ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 4 और 2 6 1056, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस आप ये टर्म्स याद रखो। काफी बच्चे डिविडेंड में और डिविजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिविजन को पहले लिख देते हैं, क्वोशिएंट को भूल जाते हैं, मतलब जो भी है आप ये फॉर्मूला एक बार से अच्छे से एक बार याद कर लेना या फिर कॉपी में लिख लेना। तो देखो 11 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि 3 कैंडिडेट है ए बी सी, इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ए को बी से 16% अधिक वोट मिले हैं। यानी कि अगर मैं बी के वोट्स को 100 मान लूं तो ए को 116, 16% ज्यादा वोट हो गए। सी को 12% ज्यादा मिले हैं बी से, यानी कि ये 112 हो गया। बहुत आसान डेटा हो गया ये तो, ठीक है। ए ने सी को 5400 वोट से ओवरटुक किया है, यानी ए ने जो है वो सी से 5400 वोट ज्यादा मिले हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, यानी 5400 एक वैल्यू है, ये किस चीज की है कि ए ने सी से कितने ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं उसकी वैल्यू है, यानी 4 की वैल्यू है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। इसने क्या बोला कि 82% वोटर्स ने ही अपना वोट डाला है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 82% की है, यानी कि 82 में से ही तो वो 5400 वोटों से जीतेगा ना, यानी 82% की वैल्यू है ये। और अब एक बात बताइए मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट निकालना है। वोटर्स वोटिंग लिस्ट में वही तो होंगे जो ए बी और सी को वोट्स देंगे, यानी टोटल वैल्यू कितनी है ए बी और सी की। अगर अपन इसको ऐड करते हैं तो देखो 6 और 2 8 आ जाएगा, एक और एक 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी टोटल वैल्यू 328 है। तो अगर मेरे से टोटल वोट पूछ रहा है तो 382 लिखना पड़ेगा, एक सेकंड सॉरी, ये लिखना पड़ेगा अपन को 328। तो ये कितना आ जाएगा 328 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को।
और अगर अपन ये 4 वाला परसेंटेज वाला हटाएँगे तो इनटू में 100 आ जाएगा टोटल वोट्स निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि 82% अपने वोट्स थे जो वो वोटेड हुए थे, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे ना अपन, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 से ये कट जाएगा 81 बार, और फिर अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो 27 बार, ये 2 से काटेंगे 41 बार। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 82 बार कटेगा ना, तो 41 से 82 2 बार कट जाएगा, तो 27 दूनी आ जाएगा 54, उसके आगे 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगी, यानी कि कितने आ जाएंगे, इकाई, दस, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5,40,000 अपने वोट आ जाएंगे। बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपन 12th नंबर के क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि इस चीज की वैल्यू फाइंड करो। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर अपन बेसिक से जाके देखें तो समझिए अब एक बार कैसे, कि ये 10 32 हो गया, माइनस में 10 77, और 10 32 की अपन से वैल्यू पूछ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, फॉर्मूला अपन डायरेक्टली काम में भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूले के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। क्या, कि एक फॉर्मूला होता है 10a - b का। फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b और अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू में 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये जो भी दे रखा है उसमें 10a इंटू 10b आ रहा है, यानी कि अपन क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 10 77 माइनस 10 32 है, वो यहाँ पे दिख रहा है अपन को, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये दोनों गुना हो जाएंगे आपस में, यानी कि क्या आएगा, यानी कि आ जाएगा 10 77 माइनस 10 32, सिर्फ इतने की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वो यहां से आएगी 10a - b, यानी कि 10 77 - 32 इंटू में क्या आएगा, 1 प्लस 10a 10b, यानी आ जाएगा 1 प्लस 10a का मतलब 10 77 और 10b का मतलब 10 32, ठीक है। और अब क्या आ जाएगा, माइनस में ये वाली चीज आ जाएगी, यानी माइनस में आ जाएगा 10 77 और इंटू में 10 32 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 10 के अंदर 77 माइनस 32 तो 10 45 बन जाएगा। 10 45 का मान तो 1 होता है, तो बाहर तो 1 आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस 10 77 इंटू में 10 32, और इन यहाँ क्या बच गया, माइनस में 10 77 इंटू में 10 32। तो एक चीज आपको नोटिस हो गई होगी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, सिर्फ बचा क्या है, 1 बचा है, यानी कि 1 मतलब सी ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, छोटा सा बस फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पे साथ ही में और बता देता हूँ, लगे हाथ ही आपको ये भी पता लग जाएगा, अगर 10a + b का फॉर्मूला दे देता यहाँ पे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे प्लस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ, 10a + 10b बन जाता, और अपॉन में क्या आ जाता, 1 माइनस 10a इंटू में 10b आ जाता, ठीक है। अपन चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें जो कुल संख्या है बच्चों की विश्वविद्यालय में छात्रों की, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, वो 7,000 दे रखी है, टोटल 7,000 दे रखी है। आगे चलते हैं। इसने बोला कि बीकॉम में 60% लड़कियां हैं। बीकॉम कहाँ है अपना, बीकॉम यहाँ है। इसमें 60% लड़कियां हैं यानी फीमेल्स हैं, तो मेल्स अपने 40% होंगे। जो डेटा देखा है उसके साथ साथ ही अपन सोल्व करते हुए चलते हैं। फिर बीएससी सीएसआई में ये वाला, इसके अंदर 40% लड़के हैं यानी मेल हैं, मतलब 60% फीमेल हैं। परसेंटेज लगा रखा है, वो देख लेना आप। ये बोल रहे हैं बीएससी सीएसआई में यानी इसी में और बीकॉम पाठ्यक्रमों में, यानी कि बीकॉम में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। कुल छात्र तो दे रखे हैं 7,000, ये लड़कियां निकालनी पड़ेंगी। तो पहले आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन सिर्फ पहले बीएससी सीएसआई का कैलकुलेट करें, टोटल 7,000 बच्चे थे, उनमें से पहले मैं ये तो निकालूं कि इस बीएससी सीएसआई में लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं, बाद में लड़कियों पे आएंगे अपन। तो देखो टोटल इसमें 25% छात्र हैं, यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों, तो 25/100 आ गया। अब मैं डायरेक्टली फीमेल्स निकाल लूंगा, तो फीमेल है कितनी, ये जितना भी है उसकी 60% फीमेल है, यानी 60/100 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, 3 और एक 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, 25 इंटू अपन कैसे कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, 7×42 इंटू 25 कर लेते हैं अपन। तो ये क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100 और 105 आ गया, 1050 आ गया। आगे चलते हैं। क्या बोला है कि अब बीकॉम की निकालनी है, तो बीकॉम में कितनी है भाई, 7,000 का पहले कितना निकालो, 20% निकालो, तो बीकॉम में टोटल बच्चे आ गए, लड़के और लड़कियां। अब उसका 60% फीमेल है फिर से, यानी 60/100 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन 3 और 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 7×42, 42 दूनी 84, और 84 के आगे एक जीरो आ जाएगा, यानी 840 बच्चे इसमें लड़कियां आ जाएंगी।
अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो 1050, इसमें 840 ऐड करना है तो 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1890 आ गया। लेकिन 1809 आंसर थोड़ी है अपना। इसने बोला है ये 1890 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स का क्या परसेंटेज है। टोटल बच्चे कितने हैं, 7000, इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गए, यानी 189/7 अपना आंसर आएगा। 189/7 क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14 और 7 7 जा 49, यानी 27% जो है वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। तो 14 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि आर पेज 100 टू पी, यानी आर 100 रुपये पे करता है पी को। फिर आगे इसने क्या बोला है कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के अंदर पे करता है ये, यानी कि जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 1 रुपये के हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो इसने यूज किए हैं वो 30 यूज किए हैं, यानी कि 5 रुपये के मान लेते हैं एक्स सिक्के हैं, 2 रुपये के वाई सिक्के हैं और 1 रुपये का जेड सिक्के हैं। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल 30 सिक्के हैं। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹5 इन द पेमेंट, यानी कि 5 के कितने सिक्के यूज किए हैं इसने, ये अपन से पूछा है। देखो क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, लेकिन एक इसने डेटा कम कर दिया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल लगने लग जाता है, पर अपन आसान बनाएंगे। मैं बताता हूँ क्या होता है कि लगभग अपन को क्वेश्चंस के अंदर वो ये दे देता है कि 5 के, 2 के और 1 के कितने सिक्के हैं, और फिर अपन से आगे कुछ ना कुछ वो पूछता है तो वो अपन आसानी से सोल्व कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या है, ऑप्शन से जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं और इसमें इक्वेशन अगर अपन बेसिक से जाए ना तो 2 ही बन पाती हैं, तो अपन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। पहले ऑप्शन में इसने देखो, ऑप्शन के अंदर जो आंसर हैं वो किस चीज के हैं, वो 5 रुपए के सिक्के यानी 5 रुपए के डिनोमिनेशन के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे उसका आंसर दे रखा है, यानी कि 19 सिक्के होंगे 5-5 रुपए के। यानी कि अगर 19 सिक्के होंगे तो देखो 19 इंटू 5, 95 रुपए अभी तक हो चुके हैं 100 में से, यानी कि सिर्फ 5 रुपए बचे हैं। तो और 19 सिक्के कंप्लीट हो गए, टोटल सिक्के तो मेरे पास में 30 थे, यानी कि 11 सिक्के और बचे हैं। आप एक आइडिया लगा के देखो कि कभी 11 सिक्कों से 5 रुपए बना सकते हैं क्या, अरे नहीं बना सकते। कि 11 के 11 सिक्के 1-1 रुपए के भी हो जाएंगे तो भी 11 रुपए बनेंगे मैक्सिमम, 5 रुपए तो बहुत कम हो गए, यानी कि 19 वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 19 से बड़े ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ध्यान से देखना कि अगर मान लो 23 सिक्के हैं, 23 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो 23 पंजे ही 115 रुपए हो गए, रुपए तो करने ही 100 थे, यानी 23 भी गलत है। अगर 20 रखूंगा तो 20 पंजे 100 हो गए, अरे 100 के 100 रुपए तो 5 के सिक्कों में कंप्लीट हो गए, इसने मतलब ये वाले सिक्के तो उसने दिए ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। तो 17 अपना आंसर हो जाएगा। और आंसर सही कैसे आता है वो भी बताता हूं, कि जैसे 5 रुपए के अपन ने 17 सिक्के दिए, यानी 85 रुपए अपन दे चुके हैं, यानी कि 100 में से अपन ने 85 रुपए अगर दे दिए तो 15 रुपए अपने बच गए। अब ये 15 रुपए कैसे देगा वो, कि देखो 17 सिक्के तो मैंने 5 वाले दे दिए, तो अब 2 रुपए के और 1 रुपए के 17 सिक्के तो मैं दे चुका हूं 30 में से, यानी 12 सिक्के बचे हैं। तो 12 सिक्कों में 15 रुपए बना सकते हैं अपन कैसे भी करके, लेकिन इन 3 ऑप्शंस के अंदर ये बिल्कुल भी होने के चांसेस नहीं है। तो जो 17 वाला डी वाला ऑप्शन है वो अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इन तरीके के क्वेश्चंस के अंदर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन वाला मेथड बचता है, बाकी इक्वेशन वाला बनाना भी क्यों, अपन को बेसिक से जाएंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है कि भावेश और मुकेश ने कार्य स्टार्ट करी सेम पॉइंट से, पॉइंट उनका सेम है, सेम डायरेक्शन के अंदर करी है और सेम टाइम पे करी है। ठीक है, सर्कुलर टैग बना लिया अपन ने। इन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट करी अपनी रेस, सेम डायरेक्शन में करी है और सेम टाइम पे करी है। ये बोल रहा है कि ट्रैक की लेंथ तो है 1675 मीटर, सारे ऑप्शन भी सेकंड में है तो इसको अपन मीटर में ही रखेंगे, बदलेंगे नहीं। स्पीड दे रखी है इसने, भावेश की तो 72 है और मुकेश की ये है। मेरे को एक बात बताओ, ये तो मीटर पर सेकंड में है, पर ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये तो इसको बदल लेंगे अपन। मैंने कल भी बताया था, ये कल पीटीएस 8 वाले वीडियो के अंदर, कि अगर अपन को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदलना है, यानी कि ऊपर छोटा यानी 5 आ जाएगा, नीचे 18 आ जाएगा, 18 से 72 4 बार कटेगा, 4 पंजे 20, यानी इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। किसकी, भावेश की, भावेश की 20 है, इसकी 45 है मुकेश की। इसने पूछा है कि ये कितनी देर के बाद में फिर से मिलेंगे पहली बार। ये निकालने के लिए सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले पेपर के अंदर भी आया था कि भाई 1675 मीटर की रेस है,
दोनों सेम डायरेक्शन में जब भी जाते हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये लिख लेना आप और ये याद रख लेना कि सेम डायरेक्शन में तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में जो उनकी स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो स्पीड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 और 45 का अंतर 25 हो जाएगा। यानी कि ये तो थी मेरी डिस्टेंस, ये थी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है? टाइम ही तो आता है, टाइम ही निकालना था अपन को। 25 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 से 6 बार 150, फिर बचेगा ये 150 के बाद में कितना बचेगा? 17 यानी 175 आएगा। 175 होता है 7 बार यानी 67 सेकंड के बाद में ये पहली बार मिल जाएंगे। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन पे। अभी तक सारे क्वेश्चन बहुत इजी चल रहे हैं, आराम से पहली गो में होने वाले क्वेश्चन है, खुशी मिल रही होगी आपको। ठीक है, चलते हैं। ये 60 नंबर में क्या बोल रहा है कि अगर 2a प्लस 3b की वैल्यू 24 है और इसने दे रखा है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब की वैल्यू दे रखी है 1152, तो ये 3ab की वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, बस आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। देखो कई बच्चे इसका ये वाला फॉर्म भी लिखते हैं कि 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, लेकिन आपको ये प्रेफर करना चाहिए क्योंकि देखो क्वेश्चन में है ना काफी बार जो डेटा होता है ना वो इसी के वजह से अरेंज होता है लगभग क्वेश्चंस में। बाकी अगर ये वाला फॉर्म करना है तो ये तो इससे आ ही जाता है बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते हैं। तो अब देखो अपन क्या कर लेते हैं, इसका क्यूब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8a का क्यूब आ जाएगा प्लस में 27b का, एक सेकेंड ये सही से नहीं चल रहा है, 27b का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस में 3ab आएगा यानी 3 इंटू 2a इंटू 3b और इंटू में आ जाएगा a प्लस बी। ये ध्यान रखना है, तो 2a प्लस 3b फिर से लिख देंगे इज इक्वल टू में 24 का क्यूब आ जाएगा, तो 24 का क्यूब ही कर लेते हैं, क्या पता आगे कैलकुलेशन के अंदर कुछ ऐसा मिल जाएगी ये करना ही ना पड़े। ठीक है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है क्वेश्चन में 1152, वो लिख दी अपन ने। 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 ए बी आ गया और 2a प्लस 3b की वैल्यू भी 24 दे रखी है। ठीक है, बराबर में आ गया 24 इंटू 24 इंटू 24। अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो मैंने जो बोला था कि आपको भाग देने की नीड नहीं है तो वो नहीं पड़ी। कैसे नहीं पड़ी? मतलब ये गुणा करने की कैसे नहीं पड़ी? देखो 1152 यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, तो पक्का इसमें भी 24 का भाग जा रहा होगा, तो अपन पूरी इक्वेशन में 24 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो इधर तो 24 कट गया, इधर ये 24 कट गया, 24 से इसको भाग दूंगा तो पहले तो 24 से 4 बार जाएगा 96, फिर बचेगा तो कितना आ जाएगा ये 8 बार चला जाएगा यानी 48 आ जाएगा। तो देखो क्या बच गया, कितना इजी बन गया। 18ab इज इक्वल टू 24 गुणा 24 576 होता है, उसमें से 48 घटाना है अपन को। 576 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 56 में से 4 जाएगा तो 52। ये 18ab के बराबर है। अब ए बी की वैल्यू मत निकालो आप डायरेक्टली 3ab निकाल दो ना, क्योंकि 3ab पूछा है, यानी कि इसको 6 से भाग दे दो, यानी इधर भी 6 से भाग दे दो। तो देखो क्या आएगा, 6 से ये जाएगा, 6 से 7, 6 से 8 बार जाएगा 48। 8 वाले 2 ऑप्शन है तो पूरा करना पड़ेगा। 48 के बाद में 4 बचेगा तो फिर 48 आएगा, फिर 88 आ जाएगा, यानी कि 88 जो है वो 3ab की वैल्यू आ जाएगी। काफी ईजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सोल्व हो गया। 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप P जो है वो Q को 15 टाइम फास्टर भरता है Q से, यानी कि P और Q की एफिशिएंसी दे रखी है 15 और 1 की, मतलब पाइप P है वो 15 गुना फास्टर भर रहा है। फिर इसने बोला है कि इफ Q कैन फिल अ सिस्टर्न इन 132 मिनट्स, यानी कि एक की एफिशिएंसी से ये 132 मिनट में पूरे सिस्टर्न को भर देगा। यानी कि जो टोटल काम है वो भी 132 आ गया, क्योंकि 132 गुणा एक ही तो होता है अपना टोटल काम। क्या होता है टोटल वर्क, क्या होता है आप ये बताइए? डे इंटू एफिशिएंसी, यानी तो डे अपने 132 थे यानी मिनट होगी डे की जगह पे, कोई बात नहीं है। टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है बेसिकली ये, तो 132 इंटू एक टोटल वर्क आ गया मेरा। अब पूछा क्या है इसने कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप फिल आर ओपन टुगेदर, यानी कि 132 काम करवाना है दोनों पाइप से। दोनों पाइप यानी 15 और एक 16 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, ये 16 से कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। डरने की बात नहीं है भाई, 8 मिनट दे रखा है तो आंसर सेकंड्स में है। 8 मिनट में सेकंड में बदलने के लिए गुणा 60 कर देंगे, 480 आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन 80 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है कि इफ ए सम ऑफ 25,000 नहीं है, ये 5,000 है। 5,000 इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम है, 4 साल के लिए है, यानी 5,000 रुपए दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है
तो अपन निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था। 5000 इंटू में मतलब रेट 15 इंटू टाइम 4 और बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 15 चौके 60 हो गया, 60 पंजे 80 हो गया, 80 मतलब ये 8000 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये 8000 आ गया। अब आगे इसने क्या बोला है कि अनदर सम ऑफ, अरे यार ये क्या कर रखा है, ये 7 नहीं आएगा, ये 8000 ही आएगा। यानी कि 8000 रुपए के ऊपर 20% की रेट से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ये कंपाउंड था, ये सिंपल अपन ने निकाला ही है। तो ये पूछ रहा है ये दोनों डिफरेंस जो अपने आएंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस बताना है अपन को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे अपन। 20% के लिए रेशियो क्या होता है, 1/5 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो 6/5 आ जाएगा। 6/5 आएगा, लेकिन 3 साल के लिए है तो 3 बार आएगा। 6/5, 6/5, 6/5। ये 1000 को अपन यहाँ से मतलब ये 3 जीरो को हटा के मैं 1000 बना देता हूँ। 5 पंजे 25 पंजे 125 से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 8 बार। बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब 8 गुणा 8 तो बन गया 64, और 64 गुणा क्या करना है अपन को? 216 करना है। 6 का क्यूब 216 होता है। तो ये गुणा कर लेते हैं अपन। 216 को 64 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 21 चौका 84 और 2 86, और ये 6 छिंग 36, 21 छिक्के आ जाएगा 126, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 129 आ जाएगा। ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, 13824 आ गया। 13824, ये 13824 रुपए हैं अपने। और ये जो है ये 8000 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5824 का आ रहा है। मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल से फर्स्ट ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5824 दोनों का अंतर लेंगे तो, क्योंकि 13 में से 8 घटाते हैं तो 5000 आता है, 824 आगे ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस 90 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि कोई एक दुकानदार है, वो 51.3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। यानी कि 1 किलोग्राम को 51.3 रुपए पे बेचता है वो। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को है ना सिंप्लीफाई करने के लिए जो गेहूं है ना वो 100 किलो मान लेते हैं, ताकि अपना जो डेटा है ना वो आसानी से सॉल्व हो जाए, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए अपन को। तो ये बोल रहा है कि ये ऐसे 14% के लाभ पे बेचता है, यानी ये सेलिंग प्राइस दे रखी थी अपन को। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो इसको 100 और 14% का लाभ हो रहा था, यानी 100/114 कर देते हैं ताकि कॉस्ट प्राइस निकल पाए। तो देखो ये जीरो से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो कट जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको 2 से काट लेते हैं तो ये 5 बार कटेगा। ये 2 से काटेंगे तो 57 बार कटेगा। अब ये 57 का कितना गुना है? देखो 7 है ना लास्ट में, और लास्ट में 3 लेके आना है, यूनिट डिजिट से आप खेलिए। तो 9 गुना हो जाएगा ये, यानी कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम उसकी कॉस्ट प्राइस अगर होगी और 51.3 में वो बेचेगा तो वो 14% का लाभ कमा लेगा। कॉस्ट प्राइस अपन ने निकाल लिया, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस तो 1 किलो का आया है। अगर मैं 100 किलो का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 45 इंटू 100 करेंगे तो 4500 आ जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने क्यों निकाला? क्योंकि वो आगे सेलिंग प्राइस निकालना चाहता है जिसके ऊपर वो कुछ प्रॉफिट करना चाहता है, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं अपन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वाटर सीपेज के कारण, यानी कि पानी के रिसाव के कारण जो है 1/5 वीट डैमेज हो गई। यानी कि इस 4500 में से 1/5 वीट डैमेज हो गई है, यानी कि सिर्फ 4/5 सही बची है। ठीक है, ये बात की बात है। ये बोल रहे हैं कि अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए पर केजी के लिए? पर केजी के लिए पूछ रहा है, क्योंकि पर केजी पे निकाला था ये अपन ने, ये 100 तो बाद में सोल्व किया था अपन ने। ठीक है, तो बोल रहा है कि बचे हुए गेहूं के लिए पर केजी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए कि वीट जो है वो 20% के प्रॉफिट पे जाए। 4500 रुपए के ऊपर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो ये करना पड़ेगा, 120/100 करना पड़ेगा। अब अगर ये वैल्यू तो मेरी कितनी है, 100% गेहूं की है। इसमें से उसने बोला कि एक हिस्सा खराब हो गया है, यानी 4 हिस्से बचे हैं। तो बेसिकली 100 का 4 हिस्सा क्या होता है? यानी कि देखो एक बात बताओ मेरे को, टोटल गेहूं अगर मैं 5 मान लूं तो मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 20 आ जाएगा। यानी कि 20% गेहूं तो मेरा खराब हो गया और 80% गेहूं मेरा सही बचा है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 80% की है वैल्यू, और मेरे को तो ये निकालना है कि प्रति केजी कितना है, यानी उस चीज़ को अपन x मान लेते हैं। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा, ये आ जाएगा 00 से 00 कट जाएंगे, और ये 20 से काटेंगे तो 4 बार, ये 20 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 45 गुना 6 कर लेंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 चौके 24 और 3 27, 270/4 आ जाएगा x की वैल्यू। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 चौके 24, 30 बचेगा, यानी कि 7 चौके 28, मतलब 67.5 आएगा। तो 67.5 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन 20 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। फिर अगले क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स हरीश एंड कुंदम डिफर बाय 5 ईयर्स। ये हरीश है,
ये कुंदन है, इन दोनों की जो एज है वो 5 साल से अंतर करती है, तो 5 लिख दिया मैंने। आगे बोला कि हरीश की मदर है माया, यानी कि ये माया है, ठीक है? इनमें नाम के पूरा लिखने की कोई नीड नहीं है। जो माया है ना, वो 4 टाइम एज़ ओल्ड एज़ हरीश है। तो अगर हरीश की एज x माने, तो ये 4x हो जाती है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसा-जैसा बोल रहे हैं वैसे-वैसे लिखते जा रहे हैं। फिर इसने बोला है कि एंड कुंदन इज़ 5 टाइम्स एज़ ओल्ड एज़ हिज़ ब्रदर मोहन। यानी कि जो मोहन है, उसकी एज अगर अपन y मान लें, तो जो कुंदन है वो इसका 5 गुना है, यानी 5y है। आगे चलते हैं। एजेस ऑफ माया एंड मोहन डिफर बाय 77 ईयर्स। ये माया है, ये मोहन है, इनकी एज का अंतर 77 है, यानी कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 77 दे रखा है इसने। इन दोनों का डिफरेंस है तो दे रखा है 77, ठीक है। ये माया की एज फाइंड करवा रहा है। माया की एज आसानी से आ जाएगी, कैसे? देखो, दो इक्वेशन बन गई अपने पास में और दो वेरिएबल है, आसानी से एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ क्या इक्वेशन बन रही है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। तो दोनों में से कोई भी एक चीज को सेम बना लेते हैं दोनों इक्वेशंस में। तो मैं इस वाली इक्वेशन को 4 से गुणा कर देता हूँ ताकि 4x बन जाए। तो देखो, यहाँ 4x बन गया, यहाँ 20y बन गया, और 4 से गुणा करने पे यहाँ पे 20 बन गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया। 20y में से एक y जाएगा तो बचेगा 19y। 77 में से 20 जाएगा तो 57 आएगा। यहाँ से y निकालेंगे तो 19 तिया 57 होता है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब इसकी एज आ गई 5 तिया 15। इसकी एज 15 आ गई, मतलब x अगर निकालूंगा तो 15 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब हरीश की 20 आ गई। लेकिन इसने माया की पूछी थी, तो 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 अपनी माया की एज आ जाएगी। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रेशियो से भी कर सकते थे, बाकी बेसिक से भी हो गया, अपन को कोई इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का काफी इजी क्वेश्चन दे दिया है कि 3 कोट थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा की। ये क्या है? देखो, 3 कोट थीटा, अगर मैं यहां से देखो कैसे इन इन तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं कि भाई आप क्या करो, कोट थीटा की वैल्यू निकाल लो, और कोट थीटा की वैल्यू के अंदर फिर बेस और परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो वहां से हाइपोटेनियस निकल जाएगा। फिर अगर अपने पास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है, तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बाद की बातें होती हैं। पहले मैं 3 कोट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो 4 आ जाएगी। अगर कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगी। अब दो तरीके होते हैं, एक और तरीका होता है कि आप कोट थीटा के अंदर ये पता लगा लो कि ये जो वैल्यू होती है कितने एंगल पे आ रही है, वो एंगल आप यहाँ पे पुट कर दो। लेकिन भाई 4/3 तो कहीं वैल्यू नहीं होती है, तो ये उसी तरीके से सोल्व होगा। तो देखो, कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर अपन हाइपोटेनियस निकाले तो क्या 4 और 3 के साथ अपना ट्रिपलेट कौन सा आता है? 4 3 5 वाला आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, 25 का रूट करते हैं तो 5 आ जाता है हाइपोटेनियस अपना। ठीक है, तो अब इसने ये पूछा है। अब इसमें भी ये नहीं करना है कि आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला रख रहे हो और ये सब नहीं करना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका? tan स्क्वायर थीटा का। यानी कि मेरे को tan थीटा निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। हाइपोटेनस की भी नीड नहीं पड़ रही है निकालने की। इसका उल्टा क्या होता है? 3/4। इसका स्क्वायर कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा? 9/16 आ जाएगा। डी ऑप्शन में रखा है, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी था। अगर ये फ़ॉर्मूला पता है तो, फ़ॉर्मूला नहीं पता तो आप फिर सॉल्व करते ही रह जाओगे। cos 2 थीटा का भी फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए उस चीज़ के भी लिए भी सॉल्व करने के लिए, तो फ़ॉर्मूले तो जानना ज़रूरी है। बाकी अगर चाहो तो cos 2 थीटा का फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी अपन वैल्यू पुट कर सकते थे, क्योंकि cos थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन वो काफ़ी बड़ा बन जाता। क्यों जाना है बड़ा में, जब अपन को छोटे वैल्यू से आंसर आ रहा है जब। ठीक है, 22 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी चल रहे हैं आज तो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। 72864 स्टार डॉलर, ये एक वैल्यू दे रखी है, 72864 स्टार और डॉलर। ये बोल रहे हैं कि ये अगर 8 और 5 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो स्टार और डॉलर इनकी, मतलब ये एंड जो भी है, मतलब ये सिंबल्स हैं, इनकी जगह पे क्या आएगा? कैसे निकालेंगे? इस तरीके की क्वेश्चन अपना कल के पेपर के अंदर भी आया था। उसमें जो डिविजिबिलिटी थी वो 88 से दे रखी थी, तो अपन ने उसमें 8 और 11 में ब्रेक किया था। इसमें ऑलरेडी इसने 8 और 5 से ब्रेक करके दे रखा है। यहाँ पे अगर बाई चांस ये 40 लिख के दे देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 40 को अपन ब्रेक कर लेते 8 में और 5 में, सॉल्यूशन सेम ही जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस तरीका आना चाहिए अपन को। तो अभी तो 40 नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है उससे सोल्व कर लेते हैं।
मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी नंबर का, जैसे 8 का मैंने कल डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ऐसे ही 5 का डिविजिबिलिटी रूल आज बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आ रहा है तो वो नंबर पक्का 5 से डिवाइड होगा। यानी कि इस डॉलर की जगह पे या तो 0 आएगा या 5 आएगा। यानी कि अब मैं बाकी के नंबर से मेरे को कोई रोल नहीं है। अब मैं 8 की डिविजिबिलिटी पे आ जाता हूँ। तो मेरे लिए नंबर बन गया 4 स्टार और एक नंबर तो बन गया ये, एक नंबर बन गया 4 स्टार 5। इन दोनों नंबर्स में से अब मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। तो देखो 8 के लिए अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं स्टार की जगह पे तो 400 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी ये नंबर मेरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक पेयर मेरा आ गया 0 और डॉलर के लिए भी 0। ये ध्यान से समझना ये बात, इसीलिए मैं इतना धीरे-धीरे समझा रहा हूँ। फिर अगली बार भाग कब जाएगा? देखो 410 में नहीं जाता 8 का भाग, 42 में नहीं जाता, इतना करना ही क्यों है? 48 में जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूंगा और यहाँ 0 ही रह जाएगा, यानी एक पेयर आ जाएगा 8 और 0। ये भी आंसर हो सकता है। एक बार अपन आगे चलते हैं। 4 स्टार 5। 8 से डिवाइड, आप एक बात यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना कि ये नंबर जब लास्ट में 5 होगा तो 8 से डिवाइड हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। 8 के अंदर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। या फिर एक बात ये समझिए कि लास्ट का जो डिजिट है ना, वो नॉर्मल सी बात है इवन डिजिट होना चाहिए, जभी तो वो 8 से डिवाइड हो पाएगा या फिर 2 से हो पाएगा। यानी कि 5 वाले तो k से नहीं बनते हैं। तो या तो 0 0 आ जाएगा या फिर 8 0 आ जाएगा। लेकिन ना तो 0 0 ऑप्शन में है, ना 8 0 ऑप्शन में है। तो एक बार के लिए अपन क्या करते हैं इसमें, ऑप्शंस के अंदर देखो 5 वाले तो दोनों ही कट जाएंगे। 4 0 वाला और 2 0 वाला अपन रख के देख लेते हैं। 4 2 0 और 4 4 0, क्योंकि स्टार की जगह पे ही तो आ रहा है 2। तो देखो इसमें आप 8 का भाग देके देखो तो 8 पंजे 40, 20 नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40, 55 बार। यानी कि 4 0 वाला जो ऑप्शन है ए वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अपन को क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। बाकी बहुत ही इजीली कोई भी क्वेश्चन अपन डिविजिबिलिटी वाला सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हर एक पेपर के अंदर अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा देख रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन वाला, डिविजिबिलिटी रूल वाला, ठीक है? इसके बाद में जो अपने क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस आता है, बेसिक तरीके वाला, ठीक है? और प्रॉफिट लॉस में भी लगभग अपन ने जितनी भी बार पेपर सॉल्व किया है, हर बार अपने सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है? एक अपने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, हाइट एंड डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ ये टॉपिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? एक अपने क्वेश्चन होता है डीआई के 2-3 क्वेश्चन। ये कुछ चैप्टर्स हैं भाई जो फिक्स हैं या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो 100% पेपर में आने हैं। तो क्यों नहीं अपन इनको मतलब ऐसा कर लें बार-बार प्रैक्टिस करके, सॉल्व करके कि ये अपन को कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन इजीली सॉल्व कर पाएँ। या फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 100% अपन को एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे अपन ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जो-जो मेन-मेन टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्शन हो गया, ये फिर बेईमान दुकानदार हो गया एक, ये टॉपिक्स मैं हर पेपर के अंदर आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इन सारे चैप्टर्स की एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, जिसमें ये सारे चैप्टर आपको 1-1 घंटे के या आधे-आधे घंटे के वीडियोज़ के अंदर समझाए हुए मिल जाएँगे। तो आप इज़िली वो टॉपिक्स कंप्लीट करके फिर इन क्वेश्चंस को करके देखना तो आपको कितना आसान लगता है। ठीक है? वो आप देख लेना, बाद की बातें। अभी अपन पेपर पे फ़ोकस करते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें तो नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन दे रखा है। क्या करना है, 6/7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो 45 और 4 49/5 आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा 4 तिये 12 और 2 14/3 माइनस 3/4 और गुणा में है 6/47। ये कट जाएगा इससे 7 बार, 7 छिंग 42/5 आ गया, प्लस में ये एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से 12 4 बार यानी 56 आ गया, 4 से 12 3 बार यानी 9 आ गया और इनटू में आ जाएगा 6/47। ये प्लस है तो बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई वाला पोर्शन अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 56 माइनस 9 47 होता है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा ये 47 था ना, ये 72 क्यों लिख दिया मैंने? 47 होता है ये। तो 56 माइनस 9 47 होता है, इससे 47 कट गया। 6 से 12 2 बार कट गया। यानी कि इधर तो है 42/5, इधर है 1/2। इसको अपन सोल्व करेंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा। यहाँ तो आएगा 42 का दुगुना यानी 84, यहाँ आएगा 5। तो आ जाएगा 89/10। 89/10 का मतलब क्या हो गया? 1 के बाद पॉइंट लगेगा यानी 8.9 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा अपना फाइनल। काफ़ी ईज़ी, बहुत ही ईज़ी था सिम्प्लिफिकेशन का क्वेश्चन तो। कल वाला जो था उसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन था, ये एकदम ओके है, ठीक है।
24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है कि बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही और इस प्रकार हैं। यानी कि पहले तो एक रेखाखंड बना लिया अपन ने QR, इसके P और S दोनों एक ही तरफ है और किस प्रकार है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एक बार अपन ने रैंडम बना लिया है। आगे पढ़ते हैं कि PQR एंगल तो 90 डिग्री है, मतलब PQR 90 डिग्री है, मतलब Q यहाँ पे आ गया और ये 90 डिग्री दे रखा है और SRQ भी 90 डिग्री है। वाह, बहुत सही है ये तो। फिर SRQ भी 90 डिग्री है, यानी R यहाँ पे आ गया और बोल रहा है PQ बराबर SR है, यानी ये PQ SR के बराबर है। तो ये बोल रहा है सही कथन का चयन करो। कथन क्या दे रखे हैं कि ट्रायंगल PQR दे रखा है हर जगह पे, तो पहले ट्रायंगल PQR बनाए तो सही। ये ट्रायंगल PQR बन गया। फिर ट्रायंगल SQR दे रखा है, तो ये ट्रायंगल SQR बन गया। ये बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेंट कौन सी प्रॉपर्टी से है, बस ये देख रहा है। तो पहली वाला जो पेपर था सर का, उसके अंदर भी सर ने कॉन्ग्रेंसी का क्वेश्चन दिया था, जब मैंने ये समझाया था कि कॉन्ग्रेंसी के अपने 4 रूल होते हैं। एक तो होता है एंगल एंगल साइड, एक साइड एंगल साइड, एक जिसमें सारी साइड बराबर होती है और एक होता है जिसके अंदर एंगल साइड एंगल आता है और एक एंगल 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 कोई रूल नहीं होता और एक स्पेशल होता है अपना राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड वाला रूल। बस ये इतने ही रूल होते हैं अपने। तो अभी अगर आपको नहीं पता थे तो एक बार आप ये नोट डाउन भी कर लेना साथ साथ में। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो, एक तो ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है अपना ये ट्रायंगल है और एक ग्रीन वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए इनमें क्या दिख रहा है, देखो एक साइड इन दोनों में कॉमन है, यानी साइड आ गई। फिर दोनों में एंगल और एंगल आ रहा है, तो साइड के बाद में एंगल आ जाएगा। फिर ये साइड इसने अपन को बराबर दे रखी है, तो फिर साइड आ गई, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, यानी पहली बात तो ये दोनों कट गए। और मैं कटने का रीजन भी बता देता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड क्यों नहीं लगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, राइट एंगल तो दे रखा है, अरे हाइपोटेनस कहाँ बराबर है इन दोनों की, कहीं नहीं दे रखा अपन को क्वेश्चन के अंदर, यानी कि हाइपोटेनियस नहीं लग पाएगी। तो अब अपन देख लेते हैं कि साइड एंगल साइड के से कौन-सा लगेगा। तो कैसे पता लगेगा, देखो, अगर ट्रायंगल PQR दे रखा है इसने, PQR मतलब PQR, तो SRQ आएगा। ऑर्डर से चलते हैं ये हमेशा। तो SRQ अपन को नीचे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो लास्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन के ऊपर 25। 25 में क्या दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज इतना एंड सेंट्रल एंगल इज इतना। ये भी क्वेश्चन इजी है। आज के पेपर के 25 के 25 क्वेश्चन काफी इजी थे, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर अपन को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बाद की बात है, पहले दे रखा है वो तो लिखें। इसने बोला कि पेरीमीटर दे रखा है 139/3। मेरे को ये बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है। ये एक सेक्टर है अपना, सेक्टर के अंदर पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का जोड़। यानी कि पेरीमीटर को P लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी 2 रेडियस आ जाएगा। पेरीमीटर के लिए तो सारी साइडें जुड़ती है ना, और प्लस में इसको अपन L मान लेते हैं, तो ये L आ जाएगा। अभी तक आसान चल रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं आई है। पेरीमीटर मेरे को कितना दे रखा है, 139/3 बराबर में 2 इंटू आर दे नहीं रखा है, अपन को आर निकालना है, क्योंकि वो आर की वजह से ही तो अपना एरिया निकलेगा इसका। ठीक है, आर आ जाएगा। एल की वैल्यू क्या होती है वो देखना आप यहाँ पे, बहुत ध्यान से फोकस करना है ये एल के लिए। मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं 2 पाई आर पेरीमीटर लिखता इसका, तो वो तो पूरे सर्कल का होता है पेरीमीटर 2 पाई आर, तो यानी कि वो 360 डिग्री का होता है। पर यहाँ पे तो मेरे को जो है वो सिर्फ 75 डिग्री के लिए दे रखा है, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 पाई आर/360 इंटू में 75 डिग्री। आसान चीज थी ये, समझने लायक चीज थी। फिर वही लगाया, लेकिन देखो वैल्यू जो 2 पाई आर होती है वो किसकी होती है, 360 की, निकालने किसकी थी, 75 की। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, 139/3 इज इक्वल टू 2r और 2r कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। 1 प्लस 2r कॉमन गया तो पाई पाई बचा है, पाई का मतलब 22/7 बचा है, इंटू 75 है बटे 360 है। 5 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 36 यानी 72 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो 11 बार, 2 से काटेंगे तो 36 बार। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, 139/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा ही मुश्किल नहीं लग रही है इसकी, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन तो। 15 गुणा 11 करेंगे तो 165 आ जाएगा। 7 छिंग 42 के लिए 2, 4 कैरी लग गई, 7 तिये 21 और 4 25, 252 आ गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, 139/3 इज इक्वल टू 2r इंटू में
ये 252 प्लस 165 ही हो जाएगा। एक से ऐड करने का यही तरीका होता है कि इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो और ये नीचे एलसीएम में लिख दो। तो नीचे एलसीएम तो 252 आ गया, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 4 आ जाएगा। अभी तक ठीक चल रहा है। फिर से एक चीज़ देखना, नोटिस करना आप बहुत ध्यान से। मेरे को ये नहीं पता है कि 139 की टेबल क्या होती है, पर ये तो पता है कि 9 जो यूनिट डिजिट है उसको 3 से गुणा करने पे 27 यानी 7 यूनिट डिजिट आता है। मतलब ये इससे 3 बार कटेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिख देना है, क्या पता ना कट रहा हो। तो एक बार 3 से गुणा करके भी देख लो, तो 9 तिया 27 का 7 आ गया, 2 कैरी लगी, तो 13 तिया 39 और 2 41, बिल्कुल कट रहा है, 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, 5 और 2 7 और 2 9, ये भी कटेगा। कैसे कटेगा देखो, ये 3 से ही काट लेते हैं, 8 बार और 4 बार 84 आ गया। यानी क्या बचा है 1 अपॉन कहाँ लिखे हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं। 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2r और अपॉन में 84। 2 से 84 कट जाएगा 42 टाइम्स, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू r अपॉन 42 आ गया। 3 से 42 कट गया 14 बार, मतलब r का मान 14 आ गया, रेडियस 14 आ गई। निकालना क्या था, एरिया निकालना था इसी सेक्टर का। तो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज़ है लेकिन, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है, मतलब थोड़ा सा होच-पोच हो जाएगा, लेकिन समझ लेंगे अपन कि इसने एरिया पूछा है इस क्वाड्रेंट का। मेरे को एक बात बताओ, जो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है वो पूरे 360 डिग्री का जब अपना जो ट्रायंगल का ये सेक्ट एरिया होता है, सेक्टर होता है, तब होता है। लेकिन अभी तो सिर्फ 75 डिग्री दे रखा है, तो 75 डिग्री के लिए इसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखो क्या आएगा, 22/7 गुणा आर का स्क्वायर। आर क्या आई है 14, यानी 14 गुणा 14 बटे क्या आ जाएगा 360, और एंगल क्या था अपना 75। अब यार ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो देखो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, फिर क्या कटेगा, ये कट जाएगा 5 से 72 बार, ये कट जाएगा 5 से 15 बार। फिर इसमें क्या कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, ये 3 से कट जाएगा 24 बार। फिर 2 से कटेगा ये 11 बार, और 2 से कटेगा ये 12 बार। फिर ये 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। फिर क्या आ जाएगा 11 गुणा 14 गुणा 5 और बटे 6। अप्रोक्स बताना है आंसर, तो मतलब मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रखा था कि भाई इतने एग्जैक्ट आंसर कैसे आ रहे हैं। अप्रोक्स बताना है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इनको और काट लेंगे तो 7/3 आ जाएगा। यानी ऊपर तो आ गया 11 गुणा 7 गुणा 5, यहाँ लिख लेंगे 11 गुणा 7 गुणा 5 और बटे में 3 आ जाएगा। तो देखो 7 पंजे 35 हो गया, 35 को 11 से गुणा करना है, तो 385/3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, फिर 25 के लिए 8 बार जाएगा, 128 पॉइंट समथिंग आएगा, 128 पहले ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट हो गया। मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड थी, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो आज के पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बहुत ही ईजी थे। कैसे अपन ने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया वो आपने देख लिया यहाँ पे कि सारे मेथड्स कैसे लग रहे थे। हर क्वेश्चन के अंदर अपन ने कहीं रेशियो लगाया, कहीं पे सिंप्लीफाई उसको आसानी से किया, कहीं यूनिट डिजिट का काम में लिया। यानी कि क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर जल्दी सॉल्व करने के लिए ये मेथड्स तो लगाने ही पड़ेंगे, वरना आप मैथ्स के पेपर में ही 30 से 35 मिनट दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप स्कोर ढंग से नहीं कर पाओगे। ऐसा ही थोड़ी कि अकेला मैथ्स में स्कोर लाना है, सभी में बराबर करना पड़ेगा अपन को। तो बस क्या करना है कि मैथ्स का पेपर आप टाइम ये फिक्स करिए कि 18 से 20-22 मिनट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी लग रही हैं तो। अगर इस टाइम में आपका मैथ्स का पेपर हो रहा है, आप कैलकुलेशन को इस हिसाब से कर रहे हो, तो हो भी जाएगा वो। तो फिर काफ़ी सही चीज़ है ये, ठीक है? तो बाकी मैं बस ये बता रहा हूँ कि अपन ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये तो अपन करते ही रहेंगे। साथ-साथ में अपन जो मैं टॉपिक वाइज़ वाली बात कर रहा था, तो वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे अभी कुछ टाइम के अंदर, ठीक है? तो आपको वो वीडियो के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, उसमें सारे टॉपिक्स आपको एक साथ मिल जाएँगे, जिसमें आधे घंटे में, 40 मिनट में, 1 घंटे में अपन पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ताकि उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वो टॉपिक यानी वो जो पूरा कांसेप्ट है, एक वो भी क्लियर हो जाएगा, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो सब आप इज़िली सीख जाओगे, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो बाकी आप जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस और बाय-बाय।